22.1 जातीयता को समझना। अलग होने की अवधारणा एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। समाजीकरण के प्रारंभिक चरण से हमें सिखाया जाता है कि अलगाव स्वाभाविक है। लगातार इस बात पर जोर देना कि लड़के लड़कियों से अलग हैं, स्वयं के बारे में जागरूकता और हम और वे के बीच अंतर को जन्म देता है। जैसे जैसे हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, हम बनाम वे की परिभाषा विकसित होती है और अलग अलग रूप लेती है। इन भेदों में सांस्कृतिक तत्व जुड़ जाते हैं, जो अक्सर पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की स्वीकृति को जन्म देते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से इन आवर्ती व्यवहार पैटर्न और उनके परिणामों की पहचान जातीयता को समझने का आधार बनती है। जातीयता शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द एथनोस से लिया गया है, जो मनुष्यों के एक साथ रहने और कार्य करने की सामूहिक भावना को दर्शाता है। समकालीन समाजशास्त्र में यह अपेक्षाकृत हाल ही में है और 1941 में यांकी सिटी श्रृंखला के प्रकाशन के साथ आम अमेरिकी भाषा में लोकप्रियता हासिल की। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, द सोशल लाइफ ऑफ ए मॉडर्न सिटी 1941 और द स्टेटस सिस्टम ऑफ ए डब्ल्यू लॉयड वार्नर और पॉल एस लंट द्वारा लिखित मॉडर्न कम्युनिटी 1942 ने जातीयता की अवधारणा के भीतर विरोधाभासों और अस्पष्टताओं पर प्रकाश डाला। वार्नर ने जातीयता शब्द को एक ऐसे गुण के रूप में गढ़ा जो व्यक्तियों को कुछ समूहों से अलग करता है, जबकि उन्हें दूसरों के साथ पहचानता है। अमेरिकी संदर्भ में, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में, जातीयता अल्पसंख्यक पहचान या आप्रवासी पहचान के विपरीत अमेरिकी पहचान की खोज बन गई। इस प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करते हुए फिलिप ग्लीसन ने अपने निबंध अमेरिकन्स ऑल एथनिसिटी, आइडियोलॉजी एंड अमेरिकन आइडेंटिटी इन द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर II 1980 में कहा कि जातीयता की अवधारणा एक प्रोटोटाइप अमेरिकी व्यक्ति के रूप में की गई थी। यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के कारण नहीं था, बल्कि क्योंकि जातीयता ने परिवर्तन, गतिशीलता और अतीत के साथ संपर्क के नुकसान के अमेरिकी अनुभव द्वारा आकार की चरित्र संरचना को प्रदर्शित किया था। ग्लीसन का अवलोकन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक अमेरिकी अध्ययन आंदोलन के अनुरूप था। जातीयता को विशिष्ट रूप से अमेरिकी के रूप में देखा जाता था, सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह परिवर्तन और अतीत से वियोग के साथ अमेरिकी मुठभेड़ द्वारा गढ़े गए चरित्र का उदाहरण था। ऑस्कर हैंडलिन ने पहले अपने काम अपरूटेड 1951 में इस भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, एक बार मैंने अमेरिका में अप्रवासियों का इतिहास लिखने के बारे में सोचा था। तब मुझे पता चला कि आप्रवासी अमेरिकी इतिहास थे। जातीयता पर विभिन्न अध्ययनों की कुछ सीमाएं हैं। हालांकि वे आम तौर पर दूसरों के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाहरी, अनैच्छिक, उद्देश्यक और आंतरिक, स्वैच्छिक, व्यक्तिपरक दोनों पहलुओं की जांच करते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य अक्सर जातीयता को वर्ग और आधुनिकता जैसी अवधारणाओं से जोड़ता है। 22.2 वर्ग और जातीयता। वर्ग और जातीयता के दायरे में पदानुक्रम और सामाजिक स्तरीकरण के मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित वर्ग के विचार में वर्ग चेतना की अवधारणा शामिल है। यह धारणा एक समूह के भीतर एकजुटता बनाने पर जोर देती है। इसी तरह एक सामाजिक संरचना के रूप में जातीयता, बंधन और सामूहिकता की धारणाओं के आधार पर विकसित होती है। वर्ग सिद्धांतकार वर्ग एकजुटता को मजबूत करने के लिए दूसरों द्वारा शोषण का उपयोग करते हैं, जबकि जातीयता की खोज करने वाले लोग जातीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए सामान्य अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि जातीयता वर्ग का पर्याय नहीं है, कई लोग दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध को स्वीकार करते हैं। डैनियल बेल ने अपने निबंध जातीयता और सामाजिक परिवर्तन में सुझाव दिया है
कि वर्ग भावना की गिरावट जातीय पहचान के उदय से जुड़ी हुई है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि जातीयता अधिक प्रमुख हो जाती है क्योंकि यह रुचि को एक प्रभावी बंधन के साथ जोड़ती है, भाषा, भोजन, संगीत और नामों में सामान्य पहचान प्रदान करती है। लेखक ग्लेजर और मोयनिहान अपने काम बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉट में वर्गाधारित रूपों के साथ साथ सामाजिक पहचान और संघर्ष के जातीयाधारित रूपों की दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए समान भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनका तर्क है कि पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद जैसे मुद्दों पर समकालीन व्यस्तता अक्सर सामाजिक संघर्षों में जातीय, नस्लीय और धार्मिक संबद्धता के प्रभाव को प्रभावित करती है। जातीयता शब्द ने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया, विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ और युगोस्लाविया जैसे राष्ट्र राज्यों के टूटने के बाद, साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बाद की घटनाओं के बाद। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द 1970 के दशक की शुरुआत में ही मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय लेखन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इससे पहले मानव विज्ञान और समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें शायद ही कभी जातीयता के लिए परिभाषाएं प्रदान करती थी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के साहित्य में जातीय समूहों के सीमित संदर्भ के साथ कोहेन 1978-380 बॉक्स 22.1 जातीयता पर पुनर्विचार। रिचर्ड जेनकिंस ने रिथिंकिंग एथनिसिटी आर्गुमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस नामक अपने अत्यधिक सम्मानित कार्य में जातीयता और जातीय समूहों की उभरती अवधारणाओं पर चर्चा की है। 1900 के दशक की शुरुआत से इन विचारों ने विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक रास्ते अपनाए हैं। वे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सांस्कृतिक रूप से विविध सामाजिक लोकतंत्रों में समूहों को अलग करने और उनका पक्ष लेने की राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही नस्ल की अवधारणा प्रचलन से बाहर हो गई, जातीयता एक प्रमुख शब्द के रूप में उभरी, जिसने शीतयुद्ध के बाद की दुनिया के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातीय सफाई जैसे शब्द अब नस्लीय स्वच्छता और अंतिम समाधान 1997-9 जैसी पहले की व्यंजनाओं के समानांतर है। जेनकिंस जातीयता की अपनी व्याख्या में 2 प्रमुख बिंदुओं पर जोर देते हैं। सबसे पहले उनका सुझाव है कि जातीयता और जातीय समूह की अवधारणाएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जबकि जातीयता को 1970 के दशक की शुरुआत में एक समाजशास्त्रीय और राजनीतिक अवधारणा के रूप में प्रमुखता मिली, यह उससे बहुत पहले एक समाजशास्त्रीय वास्तविकता थी जो सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों की एकजुटता और मतभेदों में अंतर्निहित थी। दूसरा हाईलाइट किया गया बिंदु नस्ल की संकटपूर्ण धारणा के लिए एक प्राकृतिक और तटस्थ विकल्प के रूप में जातीय समूह शब्द का उद्भव है। जेनकिंस जातीय संबद्धता से जुड़े लाभों पर भी ध्यान देते हैं, जो कभी-कभी समाज में सीमांत माने जाने वाले समूहों को दिए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई के समान सुरक्षात्मक भेदभाव या आरक्षण नस्लीय रूप से वंचित समूहों के इस पक्ष का उदाहरण है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक जातीय समूह का हिस्सा होने से अपनेपन और पहचान की भावना मिलती है, जो बदले में कुछ फायदे और नुकसान के साथ आती है। इन मुद्दों को पहचान के निर्माण और सीमा रखरखाव पर अगले पाठों में और अधिक खोजा जाएगा। यह पाठ मुख्य रूप से जातीयता की अवधारणा, इसकी ऐतिहासिक जड़ों और इसके समर्थन के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की खोज पर केंद्रित है। 22.3 जातीय पहचान का निर्माण। जातीयता की अवधारणा की खोज करने वाले कुछ विद्वान इसकी जड़ें मैक्स वेबर के शुरुआती कार्यों में खोजते हैं। अपने महत्वपूर्ण योगदान अर्थव्यवस्था और समाज में, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुआ और 1968 में पुनर्मुद्रित हुआ, वेबर ने एक जातीय समूह को एक ऐसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया है जिसके सदस्यों का मानना है कि उनके पूर्वज एक ही हैं।
या सीधे शब्दों में कहें तो वे एक ही वंश के हैं। हालांकि वह कहते हैं कि अकेले जातीय सदस्यता से कोई समूह नहीं बनता, यह केवल समूह निर्माण में सहायता करता है, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में। वेबर इस बात पर जोर देते हैं कि यह राजनीतिक समुदाय है, चाहे वह कितना भी कृत्रिम रूप से संगठित क्यों न हो, सामान्य जातीयता में विश्वास को बढ़ावा देता है। वेबर के कथन से पता चलता है कि जीव विज्ञान अपनेपन की भावना विकसित करने में न्यूनतम भूमिका निभाता है। वह एक जातीय समूह को एक स्थिति समूह के रूप में देखता है जो साझा धर्म, भाषा या संस्कृति की धारणाओं में निहित है। इस समानता से बंधे सदस्य अक्सर एकाधिकारवादी सामाजिक समापन बनाते हैं, दूसरों को उनके विशिष्ट डोमेन से बाहर कर देते हैं। प्रत्येक सदस्य सामूहिक स्थितियों में अपनी भूमिका को समझता है और एक दूसरे के सम्मान और सम्मान की रक्षा के लिए सहयोग करता है। ये साझा धारणाएं संघर्षों में आत्मघाती दस्ते जैसे राजनीतिक आंदोलनों को भी बढ़ावा देती है। वेबर का कहना है कि जातीय समूहों और राष्ट्रों को समाजशास्त्रीय उद्देश्यों के लिए सटीक रूप से परिभाषित करना जातीयता में निहित सामूहिक कार्रवाई की अनिश्चित संभावनाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है। वेबर की गहन अंतर्दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक शासन के तहत तोड़फोड़ के कृत्यों को राजनीतिक संप्रभुता के लिए प्रयास करने वाले लोगों द्वारा वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण माना जा सकता है, जबकि शासक राष्ट्र राज्यों द्वारा इसकी निंदा देशद्रोह के रूप में की जाती है। यह समझ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसे चल रहे संघर्षों पर प्रकाश डालती है, जहां जातीय गतिशीलता जटिल स्थितियां पैदा करती है जिन्हें सरल सांस्कृतिक या जातीय स्पष्टीकरण पूरी तरह से हल नहीं कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क और राजनीतिक संरचनाओं को समझने के लिए जातीयता को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना समाजशास्त्रियों, मानवविज्ञानी और राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प है। जातीयता को समझने के 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं: आदिमवादी, वाद्ययंत्रवादी और रचनावादी। 22.4 आदिमवादी दृष्टिकोण। आदिमवादी दृष्टिकोण जीव विज्ञान को जातीय पहचान स्थापित करने की कुंजी के रूप में देखता है। आनुवंशिक और भौगोलिक कारक जैविक जड़ों को निर्धारित करते हैं, जिससे निकट रूप से जुड़े परिजन समूहों का निर्माण होता है। इन परिजन समूहों के भीतर वफादारी करीबी रिश्तेदारों को प्राथमिकता देती है, खासकर अधिकार और संसाधन नियंत्रण के पदों पर। हालांकि भाईतीजावाद के रूप में जानी जाने वाली इस प्रथा की आधुनिक शब्दों में दूसरों की तुलना में परिवार को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है। सामाजिक जैविक अवधारणाओं पर आधारित परिजनचन लोकतांत्रिक आदर्शों और योग्यता तंत्र से टकराता है। पेरे वान डेन बर्गे ने जातीयता को प्राकृतिक चयन और रिश्तेदारी संबंधों के एक व्यापक रूप के रूप में वर्णित किया है, एक सहज आवेग जो आज भी अत्यधिक औद्योगिकीकृत जन समाजों में कायम है। 1981-35। जातीयता की सामाजिक जैविक व्याख्याएं ठोस स्पष्टीकरण का प्रस्ताव करती है। कुछ अनुयायियों का मानना है कि आनुवंशिक संबंध अकेले जातीय संबंधों को बढ़ाते हैं। इस दृष्टिकोण में एक अन्य गुट का सुझाव है कि जैविक और रिश्तेदारी संबंध विकसित होते हैं और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। विद्वानों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण मानव समाज के विकासवादी निर्माण में निहित है। शॉ और वोंग 1989 का दावा है कि समूह संबद्धता को पहचानने की क्षमता आनुवंशिक रूप से एन्कोडेड है, जो प्रारंभिक मानव विकास का एक उत्पाद है, जब परिवार के सदस्यों को पहचानना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था। बॉक्स 22.2 एथनोस की अवधारणा को समझना। रूसी और सोवियत मानव विज्ञान में आदिमवादी दृष्टिकोण के लिए लगातार समर्थन मिलता है। रूसी विद्वान, जिनमें वाई.यू. भी शामिल है, ब्रोमली 1974 ने एथनोस की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। इसे ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जो एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही मूल साझा करते हैं,
और परंपरा द्वारा संरक्षित विशिष्ट रीति रिवाज और जीवन शैली रखते हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। समान समूह। जातीयता की सामाजिक जैविक व्याख्याओं ने जातीय उत्पत्ति के अध्ययन के लिए रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नृवंश विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परिदृश्य के संयुक्त प्रभाव के कारण नृवंश का उदय होता है, जबकि प्राइमर्डियल मॉडल को जातीयता को केवल विस्तारित परिजन समूहों के रूप में सरल बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ विद्वान जैसे क्लिफोर्ड गीट्स 1973 इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करते हैं। गीट्स इस विचार पर जोर देते हैं कि समाज में रक्त, भाषा और संस्कृति के बंधन को प्राकृतिक और आवश्यक माना जाता है। जातीयता को समझने में एक आवश्यक प्रश्न यह है कि ये भावनाएं वफादारी की आवश्यकता वाली व्यावहारिक स्थितियों में कैसे परिवर्तित होती है। आदिमवादियों का तर्क है कि रिश्तेदारी के बंधन और सांस्कृतिक जुड़ाव हमेशा सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करेंगे। गीट्स ने आधुनिक राज्य के संदर्भ में आदिवासीवाद, संकीर्णतावाद और सांप्रदायिकता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए आदिम और नागरिक भावनाओं के बीच संघर्ष पर चर्चा करके इसका विस्तार किया। यह बहस आधुनिक नागरिक समाज के निर्माण पर चर्चा में केंद्र स्तर पर है, जहां समानता को एकमात्र वैध सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जबकि संस्कृति, भाषा, धर्म और मूल में अंतर को स्वीकार किया जाता है और मनाया जाता है। एक राष्ट्र राज्य के भीतर अलग अलग राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए इन विशेषताओं को कायम रखने पर आपत्ति जताई जाती है। जातीयता के विद्वान इस बात पर चल रही बहस में लगे हुए हैं कि क्या जातीयता अंतर्निहित है या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा इसमें हेरफेर किया गया है। 22.5 वाद्ययंत्रवादी दृष्टिकोण। जातीयता का अध्ययन करने वाले लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं, क्या जातीयता मानव स्वभाव का हिस्सा है, या क्या यह कुछ ऐसा है जिसे स्त्रीजन्य, रणनीतिक या सामरिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है और व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर बदला जा सकता है? क्या यह पूरी तरह से सामाजिक रूप से निर्मित है? जेनकिंस 1997। हम पहले प्रश्न का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे हैं कि क्या जातीयता मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित पहलू है। अब आइए अपना ध्यान दूसरे प्रश्न पर केंद्रित करें, जिसे जातीयता के साधनवादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण ने 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विज्ञान लेखन में लोकप्रियता हासिल की, जिसमें फ्रेडरिक बार्थ और पॉल ब्रास सामाजिक विज्ञान साहित्य में इस परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने से जुड़े उल्लेखनीय व्यक्ति थे। इसे कभी कभी परिस्थितिवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, जो जातीय समूह की सीमाओं को बनाए रखने में लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। वाद्यवादी दृष्टिकोण बताता है कि लोग एक समूह से दूसरे समूह में जाकर अपने जातीय समूह की सदस्यता बदल सकते हैं। यह परिवर्तन परिस्थितियों के कारण या, जैसा कि पॉल ब्रास का तर्क है, राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा हेरफेर के माध्यम से हो सकता है। ब्रास जातीयता को राजनीतिक मितकों के उत्पाद के रूप में देखता है, जो लाभ और शक्ति की खोज में सांस्कृतिक अभिजात वर्ग द्वारा निर्मित और हेरफेर किया जाता है। जातीय समूहों के सांस्कृतिक पहलू राजनीतिक सत्ता और आर्थिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अभिजात वर्ग के लिए संसाधन बन जाते हैं, जो समूह के सदस्यों के लिए प्रतीक और पहचानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिससे राजनीतिक पहचान के निर्माण में सुविधा होती है। 1985। भारत में जातीयता और राष्ट्रवाद की ब्रास की परीक्षा में, जैसा कि उनकी पुस्तकों उत्तर भारत में भाषा, धर्म और राजनीति 1985 और जातीयता और राष्ट्रवाद, सिद्धांत और तुलना 1991 में प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने डी वोस की जातीयता की परिभाषा को अपनाया है।
यह परिभाषा जातीयता को लोगों के एक समूह द्वारा खुद को अन्य समूहों से अलग करने के लिए संस्कृति के किसी भी पहलू का व्यक्तिपरक, प्रतीकात्मक या प्रतीकात्मक उपयोग के रूप में देखती है। ब्रास इस परिभाषा को संशोधित करता है, आंतरिक सामंजस्य और अन्य समूहों से भेदभाव के निर्माण पर जोर देता है। 1991 पीतल प्रतीकों के महत्व और जातीयता के पनपने के लिए आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वास्तविक दुनिया के संदर्भ में इन विचारों की जांच करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पुनर्गठन के दौरान वफादारी कायम करने के लिए विभिन्न समूहों से जुड़े प्रतीकों का लगातार आविष्कार और पुनर्निर्माण क्यों करते हैं। गोहत्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ और उर्दू भाषा की घटती महत्ता जैसे प्रतीकात्मक मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहसों में उठाए जाते हैं। दूसरी ओर, फ्रेडरिक बार्थ का दृढ़ विश्वास था कि जातीयता का अध्ययन करते समय मुख्य ध्यान समूह को परिभाषित करने वाली जातीय सीमा पर होना चाहिए। उन्होंने इस परिभाषा को अपनाया कि जातीयता सांस्कृतिक मतभेदों का सामाजिक संगठन है। जातीय समूह और सीमाएं 1969 शीर्षक वाली अपनी संगोष्ठी में बार्थ ने समूह की सीमाएं स्थापित करने में श्रेय और आत्म प्रशंसा दोनों के महत्व पर जोर दिया। बॉक्स 22.3 जातीय समूह का कॉरपोरेट मॉडल। बार्थ के अनुसार एक जातीय समूह जैविक रूप से स्वस्थायी है। इसके सदस्य मौलिक सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं जो दृश्यमान सांस्कृतिक रूपों में व्यक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त समूह संचार और अंतःक्रिया के एक सीमित सामाजिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अंत में इसके सदस्य स्वयं को पहचानते हैं और अन्य लोग उन्हें उस विशिष्ट समूह से संबंधित मानते हैं। हालांकि बार्थ ने कॉरपोरेट मॉडल की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह माना जाता है कि समाज में विभिन्न समूह सापेक्ष अलगाव में रहते हैं, अपने आप में एक द्वीप के रूप में। उनके अनुसार जातीय समूह ऑन्कोलॉजिकल सामूहिकता के रूप में अनुकूलनीय है। उन्होंने तर्क दिया कि जातीय पहचान, इसके उत्पादन और सामाजिक संपर्क में प्रजनन को सामाजिक वास्तविकता की एक समस्याग्रस्त विशेषता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नृवंश विज्ञानियों को उन प्रथाओं और प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए जिनके माध्यम से जातीयता और जातीय सीमाएं सामाजिक रूप से निर्मित और कायम रहती है। इसे समझने के लिए बार्थ ने जोर देकर कहा कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जातीय समूह स्वयं अभिनेताओं द्वारा निर्दिष्ट और पहचान की श्रेणियां हैं। बार्थ 1969। बार्थ का जातीयता मॉडल निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। जातीयता का विश्लेषण सामाजिक अभिनेताओं की स्थिति को समझने से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, टकराव या सहयोग की स्थिति में अभिनेताओं से उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। जातीय पहचान के रंग अनिवार्य रूप से इसी धारणा से निर्धारित होते हैं। फिर ध्यान जातीय सीमाओं के रखरखाव पर केंद्रित हो जाता है। टकराव की स्थितियों में जातीयता केंद्र में आ जाती है और तटस्थ स्थितियों या आर्थिक या राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता वाली स्थितियों की तुलना में खुद को अधिक मुखरता से व्यक्त करती है। सीमाओं के पार हम और उनके के बीच संरचित बातचीत को रणनीतिक स्थिति द्वारा परिभाषित किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण मानदंड आरोपण की अवधारणा है, जिसमें जातीय समूह के भीतर और बाहर दोनों सदस्य शामिल हैं। जातीयता का राजनीतिक महत्व काफी हद तक इस निर्धारण मानदंड से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को एक सदस्य मानता है, लेकिन दूसरे लोग उसे ऐसा नहीं मानते हैं, तो उसकी अपनी संबद्धता की भावना का कोई महत्व नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसके अलावा जातीयता निश्चित नहीं है, इसकी परिभाषा परिस्थिति पर निर्भर करती है। एक दिलचस्प उदाहरण स्थानांतरण स्थितियों में देखा जाता है, जहां व्यक्ति अलग-अलग जातीय समूहों के साथ पहचान कर सकते हैं या अपनेपन की भावना को अलग-अलग महत्व दे सकते हैं,
या तो परिस्थितियों के आधार पर जातीयता को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके आंकते हैं। पारिस्थितिक कारक जातीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमित संसाधनों और प्रतिबंधात्मक आर्थिक क्षेत्रों वाली स्थितियों में जातीयता अधिक स्पष्ट होती है। जेनकिंस ने जातीयता पर बार्थ के परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के बीच बातचीत के माध्यम से जातीय पहचान को आकार दिया जाता है, पुष्टि की जाती है या बदल दी जाती है। जातीय समूहों और सीमाओं के संदर्भ में जातीयता मुख्य रूप से राजनीति, निर्णय लेने और लक्ष्य अभिविन्यास का मामला है। साझा संस्कृति को जातीय सीमा रखरखाव के उत्पाद के रूप में देखा जाता है, जिसमें बाहरी दूसरों से मतभेदों का निर्माण और पुनरुत्पादन आंतरिक समानता का आधार बनता है। समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों का तर्क है कि बार्थ का जातीयता का मॉडल मैक्स वेबर के कार्यों में निहित है। बार्थ जातीयता को नस्ल और संस्कृति की धारणाओं से अलग करता है, इसे संस्कृति के बजाय सामाजिक संगठन के एक पहलू के रूप में प्रस्तुत करता है। वॉलमैन बार्थ के विचारों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि जातीयता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां संगठनात्मक या पहचान उद्देश्यों के लिए हम की भावना को मजबूत करने के लिए मतभेदों का उपयोग किया जाता है। जातीयता हम और उनके बीच की सीमा पर संपर्क, टकराव या विरोधाभास के माध्यम से होती है। सीमा और इसे चिह्नित करने वाले मानदंड दोनों परिवर्तन के अधीन है। यह स्पष्टीकरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि जातीयता लेनदेन संबंधी और अस्थायी है, जैविक विरासत से असंबंधित है। यह विशेषता वाद्ययंत्रवादी दृष्टिकोण को जातीयता की आदिमवादी धारणाओं से अलग करती है। जातीय पहचान तरल होती है, हमेशा दो तरफा। हिंदू या मुस्लिम, गुजराती या तेलुगु होना तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि ये पहचान विशिष्ट स्थितियों से जुड़ी न हो। इन अंतःक्रियाओं में मुख्य मुद्दा उनकी पीढ़ी में कथित महत्वपूर्ण अंतरों का हेरफेर है। एब्नेर कोहेन 1974 ने बार्थ के योगदान की जांच की और जातीयता पर बार्थ के विचारों से असहमति जताई। हैंडेलमैन ने तर्क दिया कि जातीयता का सांस्कृतिक पहलू उसके सामाजिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं के बीच एक सरल विभाजन भ्रामक है। हैंडेलमैन ने आगे इस बात पर जोर दिया कि जातीयता सामाजिक रूप से समूह की अलग-अलग डिग्री तक संगठित होती है, जो इसके महत्व और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावित करती है। हैंडेलमैन ने जातीयता को जातीय सेट, जातीय श्रेणी, जातीय नेटवर्क, जातीय संघ और जातीय समुदाय में वर्गीकृत किया, जो आकस्मिक से कॉरपोरेट पहलुओं की ओर बढ़ रहा है। जातीय समूहों को स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक रूपों के रूप में प्रमुख बनाए बिना जातीय पहचान रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दे सकती है। सीएफ जेनकिंस 1997-20 22.6 जातीयता का रचनात्मक मॉडल। जातीयता का रचनावादी मॉडल उत्तर आधुनिकतावाद पर आधारित व्याख्यात्मक प्रतिमान में स्थित है। इस व्याख्या में समूह की सीमाओं और पहचान के संबंध में कई विषयों पर बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सोकोलोव्स्की और टिश्कोव ने जातीय पहचान के निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया में उद्देश्य और व्यक्तिपर की द्वंद्वात्मकता के प्रति नई संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला। यहाँ तक कि जातीय सीमाओं के परक्राम्य जातीय चरित्र, जैसा कि बार्थ ने जोर दिया था कि उनके वस्तुनिष्ठ पूर्ववर्तियों की पुनर्विचार की प्रवृत्ति के समान होने के कारण आलोचना की गई थी। तर्क दिया गया कि समूह और सीमा जैसे शब्द अभी भी एक निश्चित पहचान दर्शाते हैं और रखरखाव पर बार्थ के जोर को इस पुनर्मूल्यांकन को मजबूत करने के रूप में देखा गया। कोहेन 1978-386। जातीयता की गतिशील प्रकृति को तब समझाया गया जब इसे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषकों का एक सेट, भौतिक उपस्थिति, नाम, भाषा, इतिहास, धर्म, राष्ट्रीयता के रूप में परिभाषित किया गया था, जो सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए एक साझा पहचान को परिभाषित करता है।
समग्रता और विशिष्टता के अंतर्निहित द्वंद्वों की एक श्रृंखला। कोहेन 1978 386 22.7 जेनकिंस का जातीयता मॉडल। जेनकिंस सामाजिक मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से जातीयता का एक मौलिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो समाजशास्त्रीय समझ के लिए भी समान रूप से लागू होता है। मॉडल को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जातीयता सांस्कृतिक भेदभाव के इर्दगिर्द घूमती है। पहचान समानता और अंतर के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है, जैसा कि सामाजिक पहचान जेनकिंस 1996 के मुख्य विषय में जोर दिया गया है। जातीयता के केंद्र में साझा सांस्कृतिक अर्थ की अवधारणा है, जो सामाजिक संपर्क में निहित है और महत्वपूर्ण रूप से आकार लेती है। जातीयता निश्चित या अपरिवर्तनीय नहीं है। यह उस संस्कृति के साथ विकसित होता है जिसका यह हिस्सा है और जिन संदर्भों में इसका उत्पादन और पुनरुत्पादन होता है। जातीयता एक सामाजिक पहचान के रूप में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों है, बाहरी रूप से सामाजिक संपर्क में और आंतरिक रूप से व्यक्तिगत पहचान में प्रकट होती है। जेनकिंस 1997 13-14। जेनकिंस संस्कृति और जातीयता को निश्चित संस्थाओं के रूप में मानने की प्रवृत्ति के खिलाफ सलाह देते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जातीयता और संस्कृति संपत्ति या संबद्धता नहीं है, बल्कि जटिल प्रदर्शन है जिनसे लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं और अपने दैनिक जीवन में शामिल होते हैं। इन प्रदर्शनों की सूची के भीतर व्यक्ति स्वयं की निरंतर भावना और अपने साथियों की समझ का निर्माण करते हैं। 1997-14। जेनकिंस एक रचनावादी स्थिति अपनाते हुए जातीयता पर आधुनिक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। इस अवधारणा का मूल परिवर्तन और स्थिरता दोनों को स्वीकार करते हुए सामाजिक निर्माण और रोजमर्रा की प्रथाओं पर जोर देता है। यह हमें सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक साझाकरण के साथ साथ अनुभव और एजेंसी में व्यक्तित्व को पहचानने की अनुमति देता है। जेनकिंस 1997-165। जातीयता की यह पुनर्परिभाषा विरासत या पूर्ण हेरफेर की धारणाओं को चुनौती देती है, जो क्रमशः वाद्ययंत्रवादियों और आदिमवादियों द्वारा मान ली गई थी। बॉक्स 22.4 जातीयता की प्लास्टिसिटी। यह आधार की जातीयता की प्लास्टिसिटी, स्थिरता और दृढ़ता की सीमाएं हैं, जातीयता को समझने की नींव बनाती है। यह परिप्रेक्ष्य हमें इस बात की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जातीयता यद्यपि काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। यह हमें इसकी ऐतिहासिक जड़ों के साथ साथ इसकी समकालीन प्रासंगिकता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जातीयता पर पुनर्विचार करने के लिए जातीय जुड़ाव की प्रामाणिकता के संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, न तो आंख बंद करके मौलिक और न ही पूरी तरह से हेरफेर करने योग्य। जातीयता अपने विभिन्न रूपों के साथ संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में सामूहिक पहचान और सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग बनी हुई है। यह समानता और अंतर की एक गतिशील परस्पर क्रिया में मौजूद है, लचीलापन दिखाता है और पूरी तरह से गायब होने का विरोध करता है। यह विशेषता न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी है और न ही बुरी, बल्कि यह एक बहुत ही मानवीय पहलू को दर्शाता है जिसकी सामाजिक दुनिया में अनुपस्थिति की कल्पना करना चुनौतीपूर्ण है। जेनकिंस 1997। 22.8 नस्ल और जातीयता। नस्ल और जातीयता के बीच संबंध को समझना जटिल हो सकता है। शब्दरेस की उत्पत्ति लैटिन शब्दों जैसे जनरेटियो, रेशियो, नेटियो और रेडिक्स से हुई है और बाद में स्पेनिश, कैस्टिलियन, इतालवी और पुरानी फ्रांसीसी भाषाओं में पीढ़ी जड़ जैसे विविध अर्थों के साथ हुई। रक्त का बड़पन, धागे या दोषपूर्ण कपड़े का एक टुकड़ा और घोड़े के प्रजनन के साथ संबंध। सोलर्स 1996। नस्ल शब्द का प्रयोग आम तौर पर जातीयता के रोजमर्रा और शैक्षणिक भाषा दोनों में प्रचलित होने से पहले किया जाता था। वैज्ञानिक हलकों में
जाति को भौतिक मानवविज्ञानियों द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्रकारों को वर्गीकृत करने के एक तरीके के रूप में पेश किया गया था। दुर्भाग्य से प्रभुत्व की खोज में दूसरों के शोषण और अधीनता के लिए इन अध्ययनों का दुरुपयोग किया गया। 1938 में मैग्नस हिर्शफेल्ड ने होने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार का वर्णन करने के लिए नस्लवाद शब्द गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नस्लीय शुद्धता के संरक्षण के नाम पर किए गए अत्याचारों ने विद्वानों और राजनेताओं को इस शब्द का खुले तौर पर उपयोग करने से झिझकने पर मजबूर कर दिया। 50 के दशक के मध्य में जातीय समूह की अवधारणा नस्लीय विशेषताओं के बजाय सांस्कृतिक मतभेदों के आधार पर मानव समूहों को तटस्थ रूप से वर्गीकृत करने के प्रयास के रूप में उभरी। विचार यह था कि जातीय समूह शब्द का उपयोग करने से लोगों को पदानुक्रमित और भेदभावपूर्ण समूहों में पक्षपाती और रूढ़िवादी वर्गीकरण से बचाया जा सकेगा। कुछ विद्वानों ने इस अंतर को मूल्यवान पाया, यह तर्क देते हुए कि जातीय सामाजिक संबंध आवश्यक रूप से पदानुक्रमित और संघर्षपूर्ण नहीं थे, जबकि नस्ल संबंध ऐसे मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील प्रतीत होते थे। जेनकिंस 1998-75। हालांकि हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि कुछ का मानना था कि नस्ल जातीय मतभेदों को मान्य करने और जातीय सीमाओं की स्थापना करने वाले मार्करों में से एक थी। वॉलमैन 1986। कोई यह तर्क दे सकता है कि जहां नस्ल को आमतौर पर भौतिक या अवलोकन योग्य अंतरों के संदर्भ में समझा जाता है, वहीं संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता सामाजिक रूप से निर्मित होती है। कई लोगों का तर्क है कि नस्ल जातीयता का एक प्रकार है। हालांकि जेनकिंस एक अलग रुख अपनाते हुए कहते हैं कि जातीयता और नस्ल अलग अलग अवधारणाएं हैं जो वास्तव में एक जोड़ी नहीं बनाती है। इसके बजाय उनका सुझाव है कि विशिष्ट समय और स्थानों में नस्ल या नस्लीय मतभेदों के सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट विचारों ने जातीय सीमा बनाए रखने की प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंटन 1967-10 नस्ल और जातीय समूह के बीच अंतर करते हुए कहते हैं कि एक जातीय समूह में सदस्यता स्वैच्छिक है, जबकि एक नस्लीय समूह में सदस्यता स्वैच्छिक नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जातीयता में समावेशन शामिल है, जबकि नस्ल में बहिष्कार शामिल है। यह हमें हम बनाम वे की मूलभूत अवधारणाओं पर वापस लाता है, जो जातीयता और नस्ल दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जेनकिंस का सुझाव है कि जातीयता समूह पहचान के बारे में है, जबकि जाति सामाजिक वर्गीकरण के बारे में है। अपनी पुस्तक रेशियल फॉर्मेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1986 में माइकल ओमी और हॉवर्ड विनेंट का तर्क है कि जातीय समूहों की व्यापक अवधारणा के भीतर नस्ल को शामिल करने से पीड़ित को दोषी ठहराया जा सकता है। सॉलर्स ने इन अलग अलग स्थितियों का सारांश दिया है, यह देखते हुए कि ओमी और विनेंट यह मानने के प्रति सावधान करते हैं कि किसी भी समाजशास्त्रीय अवधारणा, यदि सत्य है, का उपयोग नकारात्मक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वे नस्ल और जातीयता के बीच पारिवारिक संबंध को आत्मसात करने वाले पूर्वाग्रह द्वारा निर्देशित देखने के खिलाफ तर्क देते हैं। ओमी और विनेंट विशिष्ट मामलों में समूहों के निर्माण के दृश्य और सांस्कृतिक तरीकों के बीच संबंधों की जांच करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे नस्ल और जातीयता के बीच पूर्ण द्वैतवाद की धारणा को अस्वीकार करते हैं और अपने संबंधों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर जोर देते हैं। निष्कर्ष 22.9 पियरे एल वैन डेन बर्गे नस्ल और जातीयता के बीच अंतर के लिए व्यवस्थित स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। 1996 में प्रकाशित उनका सुप्रसिद्ध कार्य रेस एंड रेसिज्म, रेस के 4 मुख्य अर्थ बताता है जो भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने भौतिक मानवविज्ञान के आधार पर 3 या 4 नस्लों के निर्माण के पुराने विचार को खारिज कर दिया और इसे अब स्थायी नहीं माना। दूसरा अर्थ जो वह पसंद करते हैं,
वह नस्ल को जातीय समूह के साथ जोड़ता है, जैसा कि फ्रांसीसी नस्ल या यहूदी नस्ल जैसे वाक्यांशों में देखा जाता है। तीसरा अर्थ जाति को प्रजाति के पर्याय के रूप में मानता है। हालांकि बर्गे चौथी व्याख्या का उपयोग करने की वकालत करते हैं, जिसमें नस्ल को ऐसे मानव समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है जो जन्मजात और अपरिवर्तनीय शारीरिक लक्षणों के कारण खुद को और या दूसरों द्वारा अलग मानते हैं। छात्रों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नस्ल पर समाजशास्त्रीय विचार दृश्य और भौतिक पहलुओं पर जोर देते हैं, जैसा कि गॉर्डन द्वारा सुझाया गया है, और बर्गे द्वारा जन्मजात और अपरिवर्तनीय भेदों के रूप में वर्णित है, जो सांस्कृतिक के रूप में लेबल किए गए भेदों के विपरीत है। विशेष रूप से ये विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि भेद, चाहे नस्लीय या जातीय, में भौतिक और मौखिक धारणाएं दोनों शामिल है। बर्गे अंतर्दृष्टिपूर्ण ढंग से कहते हैं, व्यवहार में नस्लीय और जातीय समूह के बीच का अंतर कभी-कभी कई तथ्यों से धुंधला हो जाता है। सांस्कृतिक लक्षणों को अक्सर आनुवंशिक और विरासत में मिला हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए, आहार, सौंदर्य प्रसाधनों से प्रभावित शरीर की गंध, शारीरिक उपस्थिति को सांस्कृतिक रूप से बदला जा सकता है। स्कारीकरण, सर्जरी के माध्यम से सौंदर्य प्रसाधन और शारीरिक अंतर की संवेदी धारणा नस्ल की सांस्कृतिक धारणा से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, एक अमीर काले व्यक्ति को समान रूप से अंधेरे गरीब काले व्यक्ति की तुलना में हल्का देखा जा सकता है, जैसा कि ब्राजीलियाई कहावत बताती है, पैसा ब्लीच करता है। हालांकि नस्ल और जातीयता के बीच अंतर करने की विश्लेषणात्मक उपयोगिता बनी हुई है। लोगों को उनकी सांस्कृतिक सामग्री या वंश के आधार पर वर्गीकृत करने का विचार इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि वंश से संबंधित मुद्दे सांस्कृतिक मूल को उजागर करते हैं, जो सांस्कृतिक मतभेदों को आकार देते हैं और सीमाओं को परिभाषित या पुनर्परिभाषित करते हैं। सॉलर्स इसे पूर्ण भेद के बजाय एक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित करते हैं। मैरी वाटर्स 1990 अपने उल्लेखनीय कार्य एथनिक ऑप्शंस में बताती है कि सामाजिक नियम वंश और वंश गणना के संदर्भ में कुछ वंशों को प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई मानता है कि वे आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से जर्मन है और जर्मन के रूप में पहचान करते हैं, तो गैर अंग्रेजी के रूप में पास होने की कोशिश करने या अंग्रेजी के रूप में पुनर्परिभाषित होने का आरोप लगाए जाने का कोई जोखिम नहीं है। हालांकि यदि कोई आंशिक रूप से अफ्रीकी और आंशिक रूप से जर्मन है, तो जर्मन के रूप में उनकी आत्मपहचान संदिग्ध होगी और संभवतः प्रचलित सामाजिक मानदंडों के अनुसार यदि वे काले दिखते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे लिए यह पहचानना आवश्यक है कि बिना किसी पक्ष के जातीयता बनाते समय भौतिक विशेषताओं या सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर पहचान एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। अब फोकस पहचान के निर्माण और आगामी पाठों में सीमाएं स्थापित करने के लिए मार्कर के रूप में पहचान कैसे कार्य करता है, इसकी समाजशास्त्रीय प्रक्रिया पर चर्चा करने पर केंद्रित हो जाएगा।